गुड आफ्टरनून बच्चों। तो फिजिक्स की टेस्ट सीरीज में जो चौथा टेस्ट कल हुआ था उसका सोल्यूशन आपको मैं देने जा रहा हूं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए ध्यान से देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है जो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन से अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है। ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, और ये एक वेक्टर है। हो सकता है ये वेलोसिटी वेक्टर हो या फोर्स वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो सकता है। ये देखिए एक्स डायरेक्शन से अल्फा एंगल, वाई डायरेक्शन से बीटा एंगल और जेड डायरेक्शन से गामा एंगल बना रहा है। ठीक है ना। तो पहले तो हम ये देखें कि अल्फा बीटा गामा कैसे निकाले जाते हैं। तो वेलोसिटी के वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट आई कैप, वाई कंपोनेंट जे कैप और जेड कंपोनेंट के कैप, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो कॉस अल्फा कैसे आता है, क्या आपको मालूम है? कॉस अल्फा निकालने के लिए वी एक्स अपॉन वी करेंगे, कॉस बीटा निकालने के लिए वी वाई अपॉन वी करेंगे, और कॉस गामा लिखने के लिए वी जेड अपॉन वी करेंगे। आपको क्या ये बातें मालूम है कि एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये एंगल निकालने का तरीका है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि ये है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो वेलोसिटी का मॉड कितना होगा? मॉड होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड। एक्स कंपोनेंट 2 है, वाई कंपोनेंट 1 है और जेड कंपोनेंट 2 है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये अंडर रूट 9 आ रहा है, जिसको हम कहेंगे 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम कॉस अल्फा लिखते तो क्या लिखते बोलो? लिखते 2/3। कॉस बीटा क्या लिखते? 1/3। कॉस गामा क्या लिखते बताओ? 2/3। देखिए v का मैग्नीट्यूड 3 है, तो कॉस अल्फा बराबर 2/3, कॉस बीटा बराबर 1/3 और कॉस गामा बराबर 2/3। इस प्रकार से हम अल्फा बीटा गामा निकालते हैं और इन्हें कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, आप कभी भी सॉल्व करना तो कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा 4/9 और देखिए 1/9 और ये देखिए 4/9। तो 4 + 1 + 4 ये हो गया 9/9, यानी कि ये रिजल्ट हमेशा कितना आता है बताइए? 1 आता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब इस आधार पर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ज्यादातर लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसका रिजल्ट हमको फाइंड करना है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग दो भागों में ब्रेक कर देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना। इसको हमने दो भागों में ब्रेक कर दिया, 2 था ना, तो एक और एक, है ना। और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है ना। तो देखिए ये आप लोग जानते हैं 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और आप लोग अभी भी ये भी जान गए कि ये भी 1 होता है। तो 1 और प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2। तो कितना आसान सवाल है, लेकिन बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी और ये सवाल सॉल्व हो जाता। तो मैंने आपको इस सवाल के माध्यम से ये भी बता दिया कि कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन से कितना 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 एंगल बना रहा है, ये कैसे निकाला जाता है, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है। और फिर इनके स्क्वायर का सम 1 होता है, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया। और ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साधारण है, आराम से हो गया होगा। विड्थ ऑफ द रिवर 1.5 किलोमीटर है। एक नदी की चौड़ाई 1.5 किलोमीटर है। यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट ए है और सामने मतलब मान लीजिए पॉइंट बी है।
नदी बह रही है, उसकी वेलोसिटी हमने v मान ली। अब हमें इस विथ को पार करना है, तो इस विथ को पार करने के लिए हम इस तरीके से तैरेंगे या बोट चलाएंगे। तैरना या बोट चलाना एक ही बात है, मतलब क्वेश्चन के नज़र से, फिजिक्स की नज़र में एक ही बात है कि हम इस डायरेक्शन में तैरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि नदी का बहाव हमको बहाकर इधर ले जाएगा, और जब v रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, तो हमारी नाव इस डायरेक्शन में पार करते हुए पॉइंट बी तक पहुंच जाएगी, और ये विथ हमारी पार हो जाएगी। ये नदी की चौड़ाई है, ठीक है ना। तो अब हमें रिवर की वेलोसिटी निकालनी है। नदी इन्होंने 18 मिनट में क्रॉस की है। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट टाइम की जगह पर शॉर्टेस्ट पाथ लिखा होना चाहिए। आप सभी लोग अपने पेपर में, पेपर तो हो चुका है, आपके पास पहुंच चुका है, आप पेपर दे चुके हैं, तो फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उस पेपर को आप उठाइए और सेकंड क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट टाइम की जगह पर शॉर्टेस्ट पाथ कर लीजिए, तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। हालांकि क्वेश्चन में कहा गया है द बोट कवर्स द विथ ऑफ द रिवर, ये विथ है और इसको इससे कवर करना है, तो लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि उसे नदी शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करनी है, और ये शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करने का डायग्राम आपके सामने है। v रिजल्टेंट कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये √u² माइनस v² होगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर, और ये देखिए निकालना है, तो v रिजल्टेंट √this² माइनस this² होगा, ठीक है ना। आइए बोट की वेलोसिटी और नदी को पार करने का जो समय है, वो समय यहाँ पर दिया हुआ है 18 मिनट। तो 18 मिनट को हम लोग आवर में जरूर कन्वर्ट कर लें, तो 18/60 आवर यानी कि 3/10 आर, है ना, हो गया। आइए मान रखते हैं समय बराबर दूरी यानी कि AB बटे चाल यानी कि v रिजल्टेंट, ठीक है ना। समय है 3/10, ये है 1.5 किलोमीटर, और ये है √u² माइनस v², ठीक है ना। इस तरीके से देखिए 3/10 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन u²। u की वैल्यू सवाल में जो बोट की वेलोसिटी है वो √41 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 41 माइनस v²। v हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया जाए तो ये 9/100 हो जाएगा, और ये 2.25 और ये 41 माइनस v²। आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया 9 × 1 = 9 और ये 36 हो गया, माइनस 9v² इज इक्वल टू 100 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। 225 को जब इधर लेकर आएंगे तो 144 इज इक्वल टू 9v² आ जाएगा। इस प्रकार से v² इज इक्वल टू 144 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 1 बचा 5 और ये हो जाएगा 6 जा 9 6 जा 54, तो v² इज इक्वल टू 16, हेंस वी कैन से दैट v इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सवाल है, बिल्कुल आने लायक सवाल है, आ भी चुका है ऐसा सवाल कई बार। अच्छा सवाल है, इसको एक बार ठीक से देख लीजिए और अपने पेपर में शॉर्टेस्ट टाइम की जगह पाथ लिख लीजिए। हालांकि सवाल में यहाँ से क्लियर है कि शॉर्टेस्ट पाथ का सवाल है, लेकिन यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप यहाँ पर अपने पेपर में शॉर्टेस्ट टाइम की जगह पर पाथ लिख लीजिए। When a ball of mass 0.1 kg hits the ground, बॉल को गिराया गया, उसने ग्राउंड को हिट किया और हिट करने के बाद उसी वेलोसिटी से पलटी होगी, क्योंकि उसी वेलोसिटी से पलटने पर ही वो वापस उसी हाइट पर जा पाएगी। इससे साबित होता है कि वो सेम वेलोसिटी से पलटी है। ये वेलोसिटी नेगेटिव और ये वेलोसिटी पॉजिटिव मान लिया हमने। नहीं, आप इसको पॉजिटिव मान लीजिए तो इसको नेगेटिव मान लीजिए, वो तो कन्वेंशन की बात है। तो हम क्योंकि दोनों अपोजिट है तो एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव कह रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव हम क्यों मानने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम निकालना है, और चेंज इन मोमेंटम निकालने के बाद हमको फोर्स फाइंड करना है, इसलिए हम
साइन कन्वेंशन का ध्यान रख रहे हैं। आइए पहले v फाइंड कर लें। v इज इक्वल टू, ये हाइट h है तो √2gh, तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि ड्रॉप किया गया है। तो √2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 400 हो गया। इसका अंडर रूट कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। आइए अब चेंज इन मोमेंटम निकालें। चेंज इन मोमेंटम बराबर P2 माइनस P1, यानी कि mv माइनस mv, क्योंकि ये मोमेंटम पॉजिटिव और ये मोमेंटम नेगेटिव, तो ये हो गया आपका 2mv। मास क्वेश्चन में 1.1 किलोग्राम और वेलोसिटी जैसा कि हम लोगों ने फाइंड किया है ये है, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 यानी कि 4 न्यूटन सेकेंड। ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। और अब हमें एवरेज फोर्स निकालना है। बॉल ने जमीन पर कितना एवरेज फोर्स निकाला, कितना एवरेज फोर्स लगाया। टाइम है आपका टाइम ऑफ कोलिजन। ये देखिए टाइम ऑफ कोलिजन सवाल में दिया हुआ है। हर टक्कर में कुछ समय लगता है, टक्कर होती है और फिर बॉल अलग होती है, तो इस प्रोसेस में टक्कर होना और अलग होने में जो समय लगता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ कोलिजन। तो ये 400/4 लिखा जा सकता है, तो ये आ गया 100 न्यूटन, है ना। बॉल ने जमीन पर 100 न्यूटन का औसत बल लगाया टकराने की वजह से। अच्छा सवाल है। इफ कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? ये हम लोगों ने कर लिया, ये भी कर लिया हम लोगों ने, फर्स्ट सेकंड ये कर लिया, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब आ जाइए फोर्थ पे। यहां पर ये दिखाया गया कि एक लिफ्ट है जो नीचे की तरफ एक्सिलरेट कर रही है। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन दिया हुआ है। ये ब्लॉक का वेट mg है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। इसका नाम है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय अर्थ और इसका नाम है फ्लो फोर्स ऑन ब्लॉक बाय कॉन्टेक्ट सरफेस। तो हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, इसका मान दिया है, ये भी दिया हुआ है। तो इक्वेशन हमारी बनेगी ब्लॉक की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बता सकते हैं? ब्लॉक पर लगने वाले बल पहले आप देखिए, ये 2 बल लग रहे हैं और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, इसलिए mg बड़ा और नॉर्मल रिएक्शन छोटा माना जाएगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। mg माइनस 9 mg/10 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू ma। तो 10 माइनस 9 यानी कि 1 mg/10 इज इक्वल टू ma। मास से मास कैंसिल हो जाने पर a का मान आपका g/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है और ये न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया गया है। न्यूटन का सेकेंड लॉ जो कि हमको क्या बताता है? अनबैलेंस फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। ये देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ आपके सामने ये लिखा हुआ है, अनबैलेंस फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा सवाल है, सभी लोगों ने कर लिया होगा उम्मीद है। यहाँ पर एक इक्वेशन है और हमें V0 और A की डायमेंशन फाइंड करनी है। आप लोग ये जानते होंगे कि E की जो पावर होती है वो डायमेंशन लेस होती है। तो ये देखिए डायमेंशन लेस को ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब है A की डायमेंशन 1/t के बराबर होगी, यानी कि 1/t, जिसको आप कह सकते हैं T इनवर्स होगी, ठीक है ना। A की डायमेंशन निकाल लेने के बाद अब हम V0 और अब हम V0 की डायमेंशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास है x बराबर V0/a 1 माइनस e की पावर माइनस at। ये चीज डायमेंशन लेस होती है, ये आपको मालूम होगा। और ये देखिए x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, V0 की डायमेंशन निकालनी है, ये t इनवर्स, और ये पूरा डायमेंशन लेस होता है। मालूम होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन, एक्सपोनेंशियल यानी कि e वाले फंक्शन, और लॉगरिथमिक यानी कि लॉग वाले सारे फंक्शन डायमेंशन लेस होते हैं। और डायमेंशन लेस को हम लोग ब्रैकेट में 1 लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से V0 की डायमेंशन LT-1I, और हमारा आंसर आ गया T इनवर्स और MLT-1। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। उम्मीद है सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया।
डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इनमें से किसके बराबर है? तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन आइए हम लोग निकालने का प्रयास करें। V बराबर आई आर, V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज और आई क्यू बाई टी, ठीक है ना, R इस प्रकार से ml 2t माइनस 2 अपॉन क्यू और ये Q बाई टी R। इस प्रकार से जो R की डायमेंशन आ रही है, जो R की डायमेंशन आ रही है वो आ रही है ml2t माइनस 1, ml2t माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ऊपर ये देखिए प्लांक कांस्टेंट और नीचे देखिए ई स्क्वायर, तो ये डायमेंशन किसके बराबर हो गई? प्लांक कांस्टेंट अपॉन ई स्क्वायर के बराबर। ये देखिए प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन यही होती है। प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आप नहीं निकाल पाते, E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी ml2t माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू h और न्यू का मतलब 1 अपॉन t। तो जब t इधर आ जाएगा तो h की डायमेंशन ml2t माइनस 1, ठीक है ना। देखिए देखिए t जब इधर आएगा तो माइनस 2 और 1 बन गया माइनस 1। तो ये देखिए प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन है और नीचे चार्ज के स्क्वायर की डायमेंशन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए मैं इसको अच्छा क्वेश्चन मानूंगा। ये क्वेश्चन कुछ बच्चों ने कर लिया होगा और कुछ बच्चे बीच में उलझ भी सकते हैं, इसलिए मैं इसको अच्छा क्वेश्चन मानता हूं। जो क्वेश्चन छोटा तो हो लेकिन कोई उसमें उलझ भी सकता है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा अच्छा ही माना जाता है। V बराबर अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, ये है किसी भी गैस में साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है ना। हमें यहाँ पर गामा की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो आइए गामा की डायमेंशन हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया जाए, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी है यानी कि L2t माइनस 2 स्क्वायर होने की वजह से प्रेशर की डायमेंशन ml माइनस 1t माइनस 2, प्रेशर की डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2 और एरिया की डायमेंशन l की पावर 2। इस प्रकार से ये आ गया ml माइनस 1 t माइनस 2। समझ में आपको बात आ रही है ना? प्रेशर की डायमेंशन निकाला, यहां रखा हम लोगों ने, और डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो L2t माइनस 2 इज इक्वल टू गामा ml माइनस 1 t माइनस 2 अपॉन m, और नीचे वाला L क्यूब कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से L की पावर 2 और ये L की पावर 2, t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2, मास की पावर 1, मास की पावर 1 कट गया, और दोनों तरफ जब चीजें कट जाती हैं तो बचता है 1, और 1 का मतलब होता है डायमेंशन लेस, है ना। ये देखिए डायमेंशन लेस हो गया ऑप्शन। अच्छा सवाल है, लगभग सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। इन अ वर्नियर कैलिपर्स वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। मेन स्केल के एक खाने का मान है x सेंटीमीटर, ओके। और आगे लिखा है n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल के खानों की संख्या n है और मेन स्केल के खानों की संख्या एक कम है। एक कम क्यों है? एक कम भी हो सकती है, दो कम भी हो सकती है, 5 कम भी हो सकती है, क्योंकि मेन स्केल के खाने चौड़े चौड़े होते हैं तो संख्या में कम आ पाते हैं, और वर्नियर के खाने छोटे छोटे होते हैं तो संख्या में ज्यादा हो जाते हैं। तो ये है वर्नियर स्केल में खानों की संख्या और उतनी ही जगह पर मेन स्केल में खानों की संख्या। लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट का फार्मूला, जो लोग ये फार्मूला जानते हैं उनके लिए बहुत आसानी है। जो भी लोग ये फार्मूला जानते हैं बिल्कुल उनको फायदा होगा, क्योंकि आप देख लीजिए इतने दिनों से ये टॉपिक टेस्ट में आ रहा है और हर बार इसी फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वर्नियर की लिस्ट काउंट निकालने का इससे बेहतर कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है ना। वर्नियर की लिस्ट काउंट निकालने का जो पहला मेन फार्मूला होता है वो होता है मुख्य स्केल मेन स्केल के एक खाने का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक खाने का मान। ये पहला फार्मूला होता है और इसी को सॉल्व करके हम लोग ये फार्मूला बनाते हैं। तो n2 यानी कि n माइनस n1 यानी कि n माइनस 1 अपॉन n2 मतलब n, और मेन स्केल के एक खाने का मान सवाल के आधार पर x दिया हुआ है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x बाई n, ओके हो गया।
बहुत ही बढ़िया सवाल, और आंसर सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि x सेंटीमीटर में है तो लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में लिखी जाएगी। अच्छा सवाल है, फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, आगे भी ये टॉपिक आएगा तो आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व कर लेंगे। x बराबर a की पावर n, ये एक आसान सवाल भाई दे दिया गया है, एनसीईआरटी में है। तो रिलेटिव एरर हम लिखना चाहते हैं तो पावर को हम लोग आगे ले आते हैं और डेल्टा a बाई a कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया रिलेटिव एरर, कहाँ गया, ये देखिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आसानी से ये आप लोगों ने कर लिया होगा। 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। आइए मुख्य पैमाने के एक खाने का मान कैसे निकालेंगे। 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया, तो ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। आगे कह रहे हैं कि 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with 18 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल के खानों की संख्या ज्यादा होती है, मेन स्केल के खानों की संख्या थोड़ी कम होती है, तो n2 n1 यहां से मिल गया। लीस्ट काउंट फाइंड करना है, फॉर्मूला आप जानते हैं, n2 माइनस n1, अभी मैंने आपको बताया था, इनटू मेन स्केल के एक खाने का मान। तो ये हो गया 20 माइनस 18 अपॉन 20 और इंटू 0.1 सेंटीमीटर। इस तरीके से ऊपर आपका देखिए 2/20 ये लिखा हुआ है और इंटू ये लिखा है 0.1, ये 0.1/10 यानी कि 0.01 सेंटीमीटर, ये हो गया। बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए इस फॉर्मूले के महत्व को समझिए, नीट में या तमाम टेस्ट आप लोग देते हैं, यहाँ का टेस्ट आप लोग देते हैं, आपको हर बार जो सवाल मिलता है वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। ये देखिए डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, हमें h की वैल्यू बतानी है। हम लोग जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, और ये एंगल रेडियन में लिखा जाता है, और एंगल हमको डिग्री में दिया हुआ है, तो 1.8 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कर लिया, आर्क हमें निकालनी है, और जो हाइट रेडियस h दी हुई है रेडियस, वो है 1 मीटर। इस प्रकार से हमने देखा कि h इज इक्वल टू पाई अपॉन 100, और ये आए मीटर में, क्योंकि ये दिया है मीटर में तो h भी आएगा मीटर में। इसको हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया पाई सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोगों ने ये आसान क्वेश्चन सॉल्व किया। कल कुछ बच्चों ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आंसर मैच नहीं कर रहा, हमने कहा देखा ये कैसे किया, तो उन्होंने ये फॉर्मूला लगाया और यहाँ लिखा 1.8, एंगल की जगह पर 1.8 लिखा, आर्क h और सब कुछ सही लिखा, लेकिन गलती कहाँ कर गए, ये डिग्री में रख दिया। इस फॉर्मूले में हमेशा थीटा जो होता है वो रेडियन में ही लिखा जाता है, डिग्री में दिया होता है तो रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए था। ये एक पहिया है, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन यहाँ पर आप आ गया, आप लोगों ने पहले भी टेस्ट दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार देखा होगा। आधे चक्कर में जो निचला बिंदु होता है वो घूमकर कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, सबसे निचले बिंदु का डिस्प्लेसमेंट ये आधे चक्कर में ये घूमकर यहाँ पहुंच जाएगा। अब पहिया घूम भी रहा है और चल भी रहा है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल बन गया। आधे चक्कर में कितना चलेगा, 2 पाई आर का आधा यानी कि पाई आर, और ये हो गया देखिए 2r। आर की वैल्यू सवाल में दी हुई है, आर की वैल्यू 1 मीटर सवाल में दी हुई है। देख लेता हूं भाई, आर की वैल्यू 1 मीटर नहीं है, आर की वैल्यू 3 मीटर है। ठीक है, आइए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट d, सो d इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। आर रूट के बाहर आ जाएगा और अंदर पाई स्क्वायर
प्लस 4 रह जाएगा। आर की वैल्यू 3 मीटर दी हुई है, तो पाई स्क्वायर प्लस 4। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व सभी लोगों ने कर लिया होगा। ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। कर लिया होगा, पहले भी ये क्वेश्चन आपने खूब देखा है। मोशन ऑफ द पार्टिकल दिया जा रहा है और वेलोसिटी फाइंड करनी है t बराबर 3 सेकेंड में। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो 0 प्लस 2bt यानी कि 2bt। b की वैल्यू सवाल में दी हुई है। b की वैल्यू 15 सेंटीमीटर और टाइम 3 सेकेंड दिया है, तो ये हो गया 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। सेंटीमीटर पर सेकेंड इसलिए क्योंकि b की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दी हुई है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये भी सवाल एक सिंपल सा सवाल है, आसानी से हो गया होगा। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of two particle A and B is straight line inclined at 30 degree and 45 degree। टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, इससे वेलोसिटी का पता लगाना है। आसान सवाल हो गया भाई। ये A है, ये पार्टिकल A है 30 डिग्री पर और दूसरा का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो आप जानते ही हैं वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt, और dx by dt को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, और इसको हम लोग स्लोप भी कहते हैं। स्लोप यानी कि tan थीटा। इस प्रकार से पार्टिकल A की वेलोसिटी tan 30 यानी कि 1/√3 मीटर पर सेकेंड और B की वेलोसिटी tan 45 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। और इस तरीके से इन दोनों का रेशियो 1/√3 अपॉन 1 यानी कि 1/√3। आसानी से सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक रिलेशन सवाल में दिया हुआ है, देखिए। टाइम इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, और हमें पार्टिकल का रिटार्डेशन फाइंड करना है। तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर लें, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस बीटा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये वेलोसिटी लिखा हुआ है, डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी। इस प्रकार से 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, जिसको हम लोग ऐसे लिख दें 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। ऐसे लिखने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें अब वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम नीचे की पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो हम डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी आसानी का अनुभव करेंगे, आसानी से कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है। आइए एक्सीलरेशन जो कि dv बाई dt होता है, तो हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि 2 अल्फा प्लस एक्स प्लस बीटा की पावर -1 है। तो पावर आगे आ जाएगा, और पावर जो भी थी -1 थी तो -1 और हो जाएगा, और अंदर वाली चीज को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 अल्फा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, और बीटा अकेला कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। ठीक है। इस तरीके से 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2 और फिर 2 अल्फा, और ये लिखा हुआ है v। अब v की वैल्यू है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, और यहाँ है पावर -2, तो ये लिखा हुआ है v स्क्वायर 2 अल्फा v, तो -2 अल्फा v क्यूब। देखिए अपने आप ही माइनस साइन आ रहा है, जो बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले टेस्ट में भी ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आ चुके हैं। ये उन्हीं के जैसा क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार टेस्ट में आने के बावजूद भी बच्चे इसको या तो छोड़ते हैं या गलत कर देते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन ठीक से करना नहीं आता है।
जब हमने यहाँ v को डिफरेंशिएट किया तो पावर को आगे लिया, पावर में -1 किया, लेकिन बच्चे ये दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं करते, वो भूल जाते हैं कि हमारा फंक्शन जो x का है, हमारा वेलोसिटी जो x का फंक्शन है और डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट को एक बार और डिफरेंशिएट किया जाता है भैया, ये बात ध्यान रखिए। और इसी एक छोटी सी बात की वजह से बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन हमेशा छोड़ देते हैं। assertion speeding up of a body can be associated with negative acceleration of body, बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड निगेटिव है और एक्सीलरेशन भी इसी दिशा में हो तो वो भी निगेटिव है, तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड बढ़ती है, क्योंकि ये एक्चुअली एक्सीलरेशन का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अगला, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन से कोई संबंध नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को कहीं भी किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो दोनों सही हैं, पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, और ये सेकंड होगा। असर्शन रीजन्स को करने के लिए आपको प्रॉपरली नॉलेज होना जरूरी है आपके पास। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, इन दोनों का एडिशन, मान लो कि a और b का जो सम है वो c है, और हमें क्या करना है कि a और b का सम करने से जो वेक्टर c बनेगा उसका यूनिट वेक्टर बनाना है। ठीक है, बना देंगे। a और b को जोड़िए, i से i को जोड़ा जाता है तो यह जगह 3i कैप, j को j से जोड़ेंगे तो 11, और जब k को k से जोड़ेंगे तो -2k कैप आएगा। ये आपका c आ गया। अब c के पैरेलल यूनिट वेक्टर बराबर c कैप अपॉन c, c वेक्टर अपॉन c, तो 3i कैप प्लस 11j कैप -2k कैप अपॉन इसी का मॉड, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। So 3i कैप प्लस 11j कैप -2k कैप अपॉन अंडर रूट में 9 प्लस 121 प्लस 4, तो ये हो गया 125, और 9 125 प्लस 9 125 प्लस 9 134, अंडर रूट 134 कहाँ पर है ये देखिए, और कहीं पर ऐसा नहीं, गलत हो गया, यहीं पे गलत, ये गलत, ये देखिए अंडर रूट 134, ये ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन आसान है। A ball is thrown horizontally from the top of the tower of height 8 meter. 8 मीटर हाइट के टावर से एक बॉल को हॉरिजेंटली थ्रो किया गया और वो यहाँ पर आकर गिर गई। ये देखिए रेंज कहलाती है। रेंज 90 मीटर दी हुई है ना, रेंज 90 मीटर दी हुई है, तो हमें प्रोजेक्शन वेलोसिटी u की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए r दिया हुआ है तो हम लोग r के लिए फॉर्मूला बनाएं और फिर u की वैल्यू निकालें। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u y तो है नहीं क्योंकि u पूरी तरह से हॉरिजेंटल है, तो उसका कोई y कंपोनेंट नहीं है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस प्रकार से t बराबर अंडर रूट 2h बाई जी आएगा। और अब रेंज कैसे आएगा, रेंज इज इक्वल टू u इंटू टी, यानी कि u अंडर रूट 2h बाई जी। हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है। रेंज 90 दी हुई है, u हमको फाइंड करना है। h की वैल्यू 8 दी है और u यहाँ पर ये g है जो कि 10 होगा। तो 90 इज इक्वल टू u और अंडर रूट 1.6, तो u इज इक्वल टू 90 अपॉन अंडर रूट 1.6। 1.6 का अंडर रूट
लगभग 1.3 के बराबर होता है और इसको सॉल्व करने पर आपको रिजल्ट मिलेगा लगभग 70 के आसपास का, यानी कि 69.75। ये सही ऑप्शन है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में उलझन आई होगी, ठीक है ना। और बहुत बेहतर होता अगर ये हाइट 80 मीटर हम कर देते, 80 मीटर कर देते तो सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता, क्योंकि जब यहाँ पर हम 80 लिखते तो यहाँ पर 160 होता, बाई 10 होता, 0 कट जाता, ये 16 होता, अंडर रूट में 4 हो जाता, 4 90 से नीचे आता तो 90/4 आ जाता और आराम से यू का मान बहुत इजीली बिना किसी कैलकुलेशन के सॉल्व हो जाता। लेकिन क्या किया जाए, यहाँ पर 8 लिखा है तो भाई 8 को लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। 80 होता तो ज्यादा आसानी से सॉल्व होता। A ball rolls off the top of the stairway with a horizontal velocity u. सीढ़ियां हैं जिसमें एक बॉल रोल करता हुआ यहां से आता है और u वेलोसिटी से इस प्रकार से nth सीढ़ी में गिर जाता है। हर सीढ़ी की जो हर सीढ़ी की जो हाइट है वो h है और जो बेस की चौड़ाई है वो b है और ये nth सीढ़ी है। तो आप देखिए ये और ये देखिए बन गया, तो ये बन गई हाइट और ये बन गई रेंज। ये बॉल जा रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये हो गया हाइट और ये हो गया रेंज, ठीक है ना। तो बताइए हाइट कितना होगा NH और बताइए रेंज कितना होगा NB, क्योंकि कौन सी सीढ़ी है N, तो B B B B B कितने बार N बार, हाँ B B B B कितने बार N बार, और H H H H H कितने बार N बार। तो ये हो गया NH और ये हो गया NB। अब रेंज का फॉर्मूला जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला, U अंडर रूट 2H बाई G। हमें U का नहीं, हमें N का एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, हमें N का एक्सप्रेशन निकालना है। तो R इज इक्वल टू U, नहीं हमें N का एक्सप्रेशन निकालना है। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, NB इज इक्वल टू U टू NH इसको कैपिटल कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि असल में ये H H H दिया हुआ है ना, तो इसको कैपिटल H करने से समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ भी आप कैपिटल H कर लीजिए जिससे कि हम रख पाए इसको। अब ठीक है भैया, अरे समझो बात को यार, ये H H H दिया, स्मॉल h दिया, तो इसको हमें कुछ और मानना पड़ेगा, तो हमने कैपिटल H मान लिया। तो कैपिटल H बराबर हो गया H H H H N बार NH और R हो गया B B B N बार, तो NB वही हमने रख दिया। अब हमको N निकालना है तो हमें स्क्वायर करना ही पड़ेगा। करिए स्क्वायर, यहाँ कर रहे हैं N स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर और 2NH अपॉन G। इस प्रकार से एक N से N कट गया और एक N इधर बच गया, B स्क्वायर को नीचे लेकर जाइए तो 2U स्क्वायर H, 2U स्क्वायर H अपॉन ये देखिए B नीचे जाएगा तो GB स्क्वायर, 2U स्क्वायर H अपॉन GB। गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ 2 है ही नहीं, गलत हो गया। 2HU, अरे यार गलत हो गया, 2HU स्क्वायर अपॉन GB स्क्वायर, ये हो गया 2HU स्क्वायर अपॉन, थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन ये अच्छा है, कुछ बच्चे उलझन में आ गए होंगे और हो सकता है ना कर पाए हों। A bullet is fired with the velocity of u making angle 30 degree with the horizontal plane. The horizontal component of velocity of the bullet when highest point, अरे आसान हो गया, सभी लोगों ने कर लिया होगा। ये एंगल थीटा होता है, ये कंपोनेंट ux यानी कि u cos थीटा और ये कंपोनेंट uy यानी कि u sin थीटा होता है। जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट से पास हो रही होती है तो उसकी वेलोसिटी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होती है और वो u cos थीटा के बराबर, शुरुआत के बराबर होती है। तो ये हो गया u और ये cos थीटा यानी कि cos 30 यानी कि u अंडर रूट 3/2, u अंडर रूट 3/2 कहाँ गया, ये रहा। तो ये सवाल लगभग सभी लोगों ने
कर लिया होगा। सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी पूरी तरह से हॉरिजेंटल होती है और उसका मान इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी यानी कि u cos थीटा के बिल्कुल बराबर होता है। अगला क्वेश्चन करें भाई। A boat which has a speed of 5 km per hour in still water cross the river of with 1 kilometer in shortest possible path। 15 मिनट में। बढ़िया। शॉर्टेस्ट पाथ का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया। ये है शॉर्टेस्ट पाथ। ये देखिए नदी बह रही है, नदी उधर बह रही तो हमें इधर तैरना चाहिए, मालूम है ना, क्योंकि हम जानते हैं बहाव हमको बहा के ले जाएगा। ये बहा के ले जा रहा है देखिए, और रिजल्टेंट इधर बनना चाहिए, क्योंकि सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि जिधर रिजल्टेंट बनेगा उधर ही हम पहुंचते हैं। जिधर तैरते हैं नदी में, जिधर तैरते हैं उधर पहुंचते कभी नहीं पहुंचते। जिधर तैरते हैं उधर नहीं पहुंचते, क्योंकि बहाव हमको बहा के ले जाता है। तो हम इधर तैरेंगे, ये बहाव हमको बहा के ले जा रहा है, हम जान भी नहीं पाएंगे। हमारा रिजल्टेंट अगर इधर बन जाएगा तो हम सीधे पहुंच जाएंगे, नदी पार कर जाएंगे। नदी का ये शॉर्टेस्ट पाथ है जो हमें दिया हुआ है सवाल में। 1 किलोमीटर की चौड़ी नदी है। तो आइए शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम का फॉर्मूला बताइए। टाइम इज इक्वल टू समय बराबर दूरी यानी कि AB अपॉन V रिजल्टेंट चाल। समय है 15 मिनट, जिसको हम लोगों ने आवर में कन्वर्ट किया। नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है। रिजल्टेंट वेलोसिटी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं पाइथागोरस से, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर होगा ये 1/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन बोट की वेलोसिटी सवाल में दी होनी चाहिए 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 25। और नदी की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ये शॉर्टेस्ट पाथ का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया जाए तो 1/16 इज इक्वल टू 1/25 माइनस v स्क्वायर। 25 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 16, so v स्क्वायर इज इक्वल टू 9, so v इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। शॉर्टेस्ट पाथ का सवाल है। इसी पेपर में पहले भी ये सवाल आ चुका है, इसके जैसा सवाल आ चुका है, और ये उसी के जैसा सवाल। एक वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर हो, देखिए जिसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा वही परपेंडिकुलर होगा। तो जब हमने इसका इससे डॉट किया, इसको हमने मान लिया A और इनको हमने मान लिया, सबको हमने मान लिया B। चलो कैपिटल A मान लेते हैं S, इसको मान लिया कैपिटल A और इनको हमने मान लिया कैपिटल B, ठीक है ना। तो अब पहले A डॉट B करके देखो, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। हाँ, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो A डॉट B करेंगे तो x का x से करते हैं, y का y से करते हैं। तो A cos थीटा, B sin थीटा, और y का y से करते हैं, B sin थीटा, A cos थीटा। तो कट गया कि नहीं कट गया? अरे यार देखो, तो ये भी लिखा है A B sin थीटा cos थीटा, ये भी लिखा है A B sin थीटा cos थीटा। कट जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए? 0 आ जाएगा। आइए इसको इस करते हैं, सेकंड ऑप्शन चेक करने जा रहे हैं। चेक करिए A डॉट B। हाँ, ये A है, मान तो लिया ये A है और ये B है, चारों ऑप्शन B है, ठीक है ना। करिए A cos थीटा और यहाँ पे 1/A sin थीटा। अब J का J से करिए, B sin थीटा और 1/B cos थीटा। यहाँ A से A कट गया, यहाँ B से B कट गया। सवाल साधारण है, लेकिन मैं बताऊं आपको सवाल ये अच्छा है। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है, माइनस का साइन बीच में कट गया, कितना का बताओ? 0 आ गया। आइए तीसरा भी चेक कर ले भाई। A डॉट B इज इक्वल टू ये A है और ये B है,
कमाल कर दिया भाई, यहाँ पर आई जे है और ये के है, क्या डॉट होगा यार, हो ही नहीं पाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि के और आई का डॉट जीरो और के और जे का डॉट भी जीरो। समझते हो कि नहीं समझते हो? डॉट प्रोडक्ट में आई जे के अगर डिफरेंट डॉट किए जाएं तो जीरो आएगा, तो जीरो प्लस जीरो मतलब कितना हो गया? जीरो, यानी कि ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ एबव। ये क्वेश्चन सिंपल, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एग्जाम के पर्पज से, आपके ज्ञान विज्ञान के पर्पज से आपके लिए अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। चाहे एग्जाम का पर्पज हो, आपका ज्ञान विज्ञान का पर्पज हो, सवाल में कुछ करने को है। कुछ बच्चों ने इसको छोड़ भी दिया होगा कि इतना शायद बहुत लंबा सवाल है, हम नहीं कर पाएंगे, है ना, लेकिन ये सवाल छोड़ने लायक सवाल नहीं था, कर लेना चाहिए था। A particle move along the positive part of the curve y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 और x बराबर टी स्क्वायर बाई 2, इसकी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है t बराबर 2 सेकेंड पर। ये तो तय है कि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पर जा रहा है, x बराबर है टी स्क्वायर बाई 2 और y बराबर है एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अगर हम x की वैल्यू को पुट कर दें, बाई 2 है ध्यान रखना, x बराबर टी स्क्वायर बाई 2 एंड y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा t की पावर 4 बाई 4 और ये वाला 2 और आ गया तो ये आ गया t की पावर 4 बाई 8। हमने x का मान यहाँ पर रख दिया जिससे कि y भी t का फंक्शन बन जाए। हम y को t का फंक्शन क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt या dy अपॉन dt, इसलिए बनाना चाहते हैं। तो vx इज इक्वल टू dx बाई dt। तो जब हमने x को डिफरेंशिएट किया तो देखिए 1/2 बाहर आ गया और टी स्क्वायर का 2t आ गया, तो ये आ गया t और t की वैल्यू हमें रखनी है 2 सेकेंड। ये लिखा हुआ भैया 2 सेकेंड लिखा हुआ भैया, तो ये t का मान रख दिया। इसी प्रकार से vy हमको कैलकुलेट करना है, dy बाई dt तो 1/8 बाहर आ गया और ये 4t क्यूब आ गया, तो ये 1/2 t क्यूब आ गया, t का मान रखा हमने 2, तो 1/2 इंटू 8 यानी कि ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें वेलोसिटी वेक्टर बनाना है, तो ऊपर देखिए 2 आई कैप और नीचे देखिए 4 जे कैप, क्योंकि ये vx है तो आई कैप और ये vy है तो जे कैप के साथ लिखा जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन अच्छा माना जाएगा। ये लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को दिमाग में रखिए, आप सफल हो जाएंगे। दिक्कत तब होती है जब एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिलता है, आपको आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आपने उसको कहीं देखा, पूछा पाछा, फिर भूल गए। यही एक गड़बड़ी है, जो ना आए उसी को तो बार बार उसी को देखना है, जो समझ में ना आए उसी को बार बार पूछना है, उसी को बार बार पढ़ना है। एग्जाम में आने के लिए अगर वो महत्वपूर्ण चीज है तो उसको जरूर से जरूर निपटाना है। आप मुझसे मिलिए, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है, कोई सवाल नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा, समझा दूंगा कैसे ऐसे करना चाहिए आपको, तो आप धीमे धीमे इम्प्रूव करेंगे। प्रयास करेंगे तो इम्प्रूव करेंगे। अगर मदद चाहिए तो मदद ले लीजिए, संकोच मत करिए, इम्प्रूव करेंगे। समय वेस्ट मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हेल्प लीजिए, मदद लीजिए। आपका फ्रेंड तेज है, उससे पूछ लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं वो उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, उसको आता तो है लेकिन वो खुद में कर सकता है, लेकिन हमको सवाल बता नहीं सकता या अच्छी तरह समझा नहीं सकता या पूरा कॉन्सेप्ट बता नहीं सकता, तो आप किसी दूसरे से कंसल्ट करिए जो आपको बता सके, समझा सके, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है कि नहीं? अच्छा, ये क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू। अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो
अगर हमें उसकी स्पीड बढ़ानी है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। उसमें लिखा है नॉट रिक्वायर्ड। स्पीड बढ़ानी है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, मोमेंटम घटाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करनी है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, और ऐसे ही मूव करते रहना देना है तो कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लिया होगा, थ्योरी जिनको आती है। फिर सुन लीजिए, लिखा है फोर्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर स्पीड बढ़ानी है फोर्स लगाना पड़ेगा, मोमेंटम घटाना है फोर्स लगाना ही पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करनी है फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलते रहने देना है तो कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सही चुनाव होगा ऑप्शन 4, क्वेश्चन अच्छा है। A body of mass m kg start from origin with velocity इतना, कांस्टेंट फोर्स भी लग रहा है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, एक पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरीके से है, एक्स वाई प्लेन पर है, जो कि सवाल में दिया हुआ है। u का मान 30 i कैप और 40 j कैप, ये u का मान दिया है। इससे मुझे ये मालूम पड़ता है कि ux बराबर 30 है और u का y कंपोनेंट 40 है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। इस पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से हम एक्सीलरेशन जरा निकालेंगे। अच्छा, मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। इफ अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्ट ऑन द बॉडी द टाइम इन विच y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम 0, कितनी देर बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, हमको ये फाइंड करने को कहा गया। ये देखिए, पार्टिकल जा रहा है और यहां पर जब पहुंचा तो पार्टिकल के पास सिर्फ x कंपोनेंट हो और y कंपोनेंट, वेलोसिटी में y कंपोनेंट ना हो मतलब, अरे y कंपोनेंट ना हो मतलब y कंपोनेंट नहीं हो, इसका क्या मतलब हुआ? y कंपोनेंट ना हो मतलब 0। y कंपोनेंट को 0 करना है, उसके लिए हमको ax देखना होगा, fx अपॉन मास -6 अपॉन मास है 5 किलोग्राम, ये लिखा हुआ है। और ay लिखना होगा fy अपॉन पर यूनिट मास माइनस वॉट 5 अपॉन 5, दिस इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ax और ay हमारे सामने हैं और अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें vy को 0 करना है। और हमारा प्रश्न है कि कितनी देर बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। 0 कर दिया। uy कितना है, uy यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 40 है। ay कितना है 1, हाँ -1 हमने माइनस पहले लगा दी है, ठीक है ना। और ये t हो गया, सो 1t इज इक्वल टू 40 सेकेंड, 40 सेकेंड बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले आप जरूर करें, जरूर से जरूर करें। अगला क्वेश्चन ओके, अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा, यानी कि स्लाइड 25 क्वेश्चन तक की ही बनी हुई है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं और बचे हुए 25 क्वेश्चन हम लोग आज ही कुछ देर बाद दूसरे वीडियो में करेंगे। स्लाइड बन जाए उसको मैं बनाता हूं, पढ़ते रहिए, कभी कम कभी ज्यादा। दिक्कत तब आती है जब 2-3 दिन तक किसी वजह से, किसी कारण से पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, तो आगे फिर से शुरुआत करने में, फिर से मोमेंटम बनाने में दिक्कत आती है। हम लोग भी जैसे 4-5 दिन क्लास, कहीं छुट्टी हो गई, 4-5 दिन क्लास नहीं लेते कभी, तो जब 4-5 दिन बाद या 3 दिन बाद दोबारा क्लास लेते हैं तो फ्लो आने में टाइम लग जाता है। भले ही कम ही समय लगता है, 10-15 मिनट लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा समय लगता है। तो इसी प्रकार से सभी के साथ होता है। एक स्टूडेंट के साथ ये ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उसके पास कई काम भी हैं और 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई भी है, हॉस्टल की परेशानियां भी हैं, घर के भी कुछ परेशानियां समझ में सुनाई पड़ती होंगी, मन विचलित भी होता है। तमाम सारी बातों के बावजूद भी आखिरकार हम लोगों को सर्वाइव तो करना ही है। तमाम सारी बातों के बावजूद भी हम लोगों को कुछ करना है, और कुछ करना है तो खपना तो पड़ेगा। एक बार आप खपेंगे
परेशानी झेलेंगे, कुछ पाएंगे भी। ये विश्वास रखिए और काम में लगे रहिए। थैंक यू।